औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जो बैक्टीरिया हैं वो दो तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेन टॉपिक होगा हमारा वो है बाइनरी फिशन। इसके साथ साथ एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या मेथड नहीं है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये एक्चुअल में अनफेवरेबल कंडीशंस से बचने के लिए एक तरीक़ेकार होता है जो बैक्टीरिया अडॉप्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन आज के जो लेक्चर है उसके अंदर सिर्फ हमारा जो टॉपिक होगा वो कॉन्जुगेशन होगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं कि जो हम वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के लिए, ये एक्चुअल में प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हमारी डेफिनेशन के दो बेसिस होते हैं। सबसे पहला कि मियोसिस होनी चाहिए और दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब कि जो सेक्स सेल्स हैं वो बनने चाहिए और उनको आपस में फ्यूज़ होना चाहिए, जबकि बैक्टीरिया के अंदर दोनों नहीं होते। तो जो भी मेथड हम पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक्चुअल में अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सबसे पहले हमारा टॉपिक बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को अगर जनरली देखें तो एक सेल का दो सेल्स के अंदर टूट जाना, फिशन हो जाना, इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। और बैक्टीरिया जो है वो इसी तरीक़ेकार से एसेक्सुअल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसको हमने डायग्रामेटिकली देखना है और इसके साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। सबसे पहले हमें एक बैक्टीरियल सेल नज़र आ रहा है और उसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए है, जिसको आप डीएनए डुप्लेक्स भी कह सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है। इसमें हमें दो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन कलर है ये एक्चुअल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब ये शो करता है कि यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस, डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, डुप्लीकेट होने का प्रोसेस है, वो यहाँ से स्टार्ट होना है। और जो रेड कलर है ये एक्चुअल में टर्मिनस ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब यहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस ख़त्म होना है, टर्मिनेट होना है। तो इसमें क्या होता है कि एकदम से एक बबल बनता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर और वो दोनों तरफ से जो स्ट्रैंड्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सेकंड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो हमें एक ग्रीन कलर दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी डायग्राम के अंदर ये शो हो रहा है कि वो डुप्लीकेट हो गया और अब दोनों तरफ से स्ट्रैंड बन रहे हैं। और देखते ही देखते जो हमारे पास पहले एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अब वो दो के अंदर डिवाइड हो रहा है। और जब दो के अंदर डिवाइड हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस लास्ट तक पहुंच गया है, जिसके अंदर लास्ट जो पोर्शन रह गया है वो है टर्मिनस ऑफ रेप्लिकेशन। और इसके बाद ये भी रेप्लिकेट हो जाएगा और इस तरीके से जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो वन से डबल हो जाएगा, मतलब सिंगल पहले था, सिंगल मॉलिक्यूल था, अब वो डबल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम मज़ीद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दोनों डीएनए हैं वो सेपरेट हो गए हैं। और इस प्रोसेस के दौरान सेल का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अब जो एक सेल है उसने दो के अंदर डिवाइड होना है। और जब डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि एक जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो सेल के 1/4 हिस्से के अंदर, और जो दूसरा होता है वो 3/4 हिस्से के अंदर जो है वो पोजीशन के ऊपर आ जाता है। इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अपने पोल पर अपनी अपनी साइड के ऊपर चले जाएंगे और अब इनके सेंटर के अंदर से सेल डिवाइड करेगा। अब जब हम बुक्स को देखते हैं तो वहाँ पर दो तरीक़ेकार लिखे हैं जो कि दोनों ही ठीक हैं। पहला जो तरीक़ेकार जो यहाँ पर नहीं बताया गया उसको मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि मीज़ोज़ोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि मीज़ोज़ोम्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होते हैं। तो ऊपर से भी सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, नीचे से भी सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, और एट द एंड ये होगा कि दोनों आपस में मिल जाएंगी और इस तरीके से दोनों सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जो यहाँ पर मेथड बताया गया है वो है सेप्टेशन का। अब सेप्टेशन में क्या होता है कि एक ख़ास किस्म की जो प्रोटीन है वो सेल के सेंटर के अंदर आती है और रिंग बनाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे रिंग बनता है तो देखते ही देखते एक सेल जो है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उनके दरमियान में सेप्टा बन जाता है। और उस प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर
FTS-Z प्रोटीन, जो कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर के अंदर दिखाई दे रही है कि दरमियान में सेप्टा भी शो किया हुआ है। FTS-Z प्रोटीन की फुल फॉर्म जो है वो एक्चुअल में फिलामेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव Z प्रोटीन भी आप कह सकते हैं उसको। और एट द एंड हमारे पास एक सेल से 2 सेल आ गए हैं, मतलब कि जो बैक्टीरिया था वो सिंगल सेल से 2 के अंदर डिवाइड हो गया। और इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। जी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में अनफेवरेबल कंडीशन से बचने की एक टेक्निक है जो बैक्टीरिया अडॉप्ट करते हैं। हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था एक्सोस्पोर भी बन सकता है, एंडोस्पोर भी बन सकता है। और एंडोस्पोर हमेशा इनसाइड द सेल बनता है, जो कि हम इस प्रोसेस के अंदर देखेंगे। इस प्रोसेस को 7 स्टेप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 अगर आप डायग्राम में देखें तो वह है एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन। अब एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन क्या है कि एक तरह से प्रोटीन्स आप कह सकते हैं या फाइबर्स आप कह सकते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं डीएनए के दरमियान में। मतलब कि आप देख सकते हैं कि डीएनए के दरमियान में ये फाइबर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इस डायग्राम के अंदर उनको शो नहीं किया गया, लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डीएनए का साइज़ इंक्रीज़ होता है और उनके दरमियान में एक फिलामेंट जो है, एक फाइबर जो है वो बनता है, जो कि इस डीएनए को बाद में 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर सेप्टम फॉर्मेशन होती है। पहले आप देख सकते थे कि एक सेल था, उस एक सेल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। और डायग्राम के अंदर क्लियरली हम देख सकते हैं कि राइट साइड पर एक पार्टीशन हो गई है और एक लेफ़्ट साइड पे पार्टीशन हो गई है। जो राइट साइड पे पार्टीशन है वो छोटी है, उसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म पैक किया गया है और डीएनए पैक किया गया है। और एक्चुअल में ये जो छोटा जो कंपार्टमेंट बना है, इसी ने बाद में जाकर स्पोर बनना है। और इसलिए इसके लिए वर्ड फोर स्पोर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब स्पोर से पहले वाली कंडीशन। तो पहले स्टेप के अंदर डीएनए को इंक्रीज़ किया गया, डीएनए को डिवाइड किया गया, दूसरे स्टेप के अंदर सेप्टम बन गया और साथ में 4 स्पोर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि जो 4 स्पोर था वो एक सेल के अंदर अलग से मौजूद था। हालांकि इसको अलग से नहीं होना चाहिए, इसको सेल के इनसाइड पर होना चाहिए। तो जो बड़े वाला पार्टीशन था, अब आप देखेंगे कि वो छोटे वाले हिस्से को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा। अभी दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं, एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड के ऊपर है। लेकिन देखते ही देखते जो लेफ्ट साइड वाला है वो इंगल्फ कर रहा है 4 स्पोर को। और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जैसे ही हम इस डायग्राम के अंदर मूव करते हैं तो वो जो छोटा कंपार्टमेंट है वो बड़े वाले कंपार्टमेंट के अंदर आ गया है। इसका मतलब ये है कि 4 स्पोर की इंगल्फमेंट हो गई है। लेकिन प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी मज़ीद इसके अंदर फॉर्मेशन होनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर 4 स्पोर है, इसकी मेम्ब्रेन्स के दरमियान में डेपोजिशन शुरू हो जाती है। डेपोजिशन जब होगी तो वहाँ पर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस कॉर्टेक्स के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं और एक तरह का जो स्पेशल किस्म का एसिड होता है वो मौजूद होता है इसके अंदर, उसे हम डिपिकोलिनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, वो आगे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है। कॉर्टेक्स के अंदर कैल्शियम और डिपिकोलिनिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है और एक तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में अब वाइट कलर का कॉर्टेक्स जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉर्टेक्स के साथ मज़ीद प्रोटेक्शन ऐड करनी है स्टेप नंबर 5 के अंदर, कि उसके अंदर स्पोर कॉट की फॉर्मेशन या सिंपली हम कोट सिंथेसिस भी उसको हम कह सकते हैं। और यहाँ तक भी बात नहीं रहेगी, बल्कि स्पोर कोट के बाहर एक एक्सोस्पोरियम भी बनाई जा रही है। ये सारी एडिशनल लेयर्स हैं जो एक्चुअल में प्रोटेक्ट करेंगी जो अंदर डीएनए मौजूद है। तो 5th स्टेप के अंदर अभी हम बात कर रहे थे कोट सिंथेसिस हो गई है, लेकिन जैसे ही हम 6th स्टेप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बताया हुआ है कि कोट सिंथेसिस कंप्लीशन हो गई है, कंप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से इसकी जो हीट रेजिस्टेंस है, हीट से बचने की जो एबिलिटी है वो बढ़ गई है। और साथ में एक और वर्ड आप देख रहे हैं, इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिलिटी। ये एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लैंग्वेज में एक फैक्टर होता है रिफ्रैक्टिलिटी। ये बेसिकली ये शो करता है कि वो जो कोई स्ट्रक्चर है उसकी रिफ्रैक्टिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो लाइट को उतना रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो माइक्रोस्कोप के नीचे उतना ब्राइट दिखाई देगा।
तो हम सिंपल इसको इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं या इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब स्पोर बनता है, तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो हमें ब्राइट दिखाई देगा, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो ब्राइट दिखाई देता है। स्टेप नंबर 7 के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जब पूरा एक स्पोर बन गया है, उसके अंदर कॉर्टेक्स, स्पोर कोट और एक्सोस्पोरियम बन गया है, तो कुछ एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और उस बैक्टीरिया की लाइसिस करवा देते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं। और उस लाइसिस की वजह से, उस बैक्टीरिया की लाइसिस की वजह से वो जो स्पोर है वो सेल से बाहर आ जाता है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करेगा। अब क्योंकि बैक्टीरिया से स्पोर बाहर आ रहा है, तो सम बुक्स के अंदर इसको स्पोरेंजियम भी बोला जाता है उस बैक्टीरिया को, या स्पोरेंजियोगोनिया भी कहा जाता है कि जी ऐसा स्ट्रक्चर जिससे स्पोर बनेगा। और इसी स्पोर को आप एंडोस्पोर कहते हैं, क्योंकि ये इनसाइड द सेल जो है वो सारा बना है इसमें। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जिसमें वही 7 स्टेजेस जो हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले एक्सियल फिलामेंट बनना है, उसके बाद सेप्टम बनेगा और 4 स्पोर को अलहदा किया जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड मेम्ब्रेन बनती है, क्योंकि जब वो बड़े वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो इंगल्फ कर लेता है, तो वो सेकंड मेम्ब्रेन बन जाती है। फिर दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में डेपोजिशन शुरू होती है और कॉर्टेक्स बन जाता है। कॉर्टेक्स के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कैल्शियम और डिपिकोलिनिक एसिड जो है वो ज़्यादा अकमुलेट होता है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा प्रोटीन कोट्स बनाए जाते हैं और एंडोस्पोर की जो है वो मैच्योरेशन होती है। और लास्ट के ऊपर जो लाइटिक एंजाइम्स हैं वो स्पोरेंजियम की या स्पोरेंजियोगोनिया की, मतलब उस बैक्टीरिया की लाइसिस करवाकर स्पोर को बाहर रिलीज़ करवा देते हैं। इस प्रोसेस को आप स्पोरुलेशन भी कह सकते हैं, कि मतलब कि स्पोर का बाहर निकलना। और ये तकरीबन तकरीबन 10 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म होने में। लेकिन जब एक एंडोस्पोर बन गया, तो बाद में फिर क्या होगा? क्या इससे दोबारा ग्रोथ होगी? तो आंसर इज़ यस, ग्रोथ होती है। वो 3 स्टेजेस के अंदर होती है। सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा। अब इसको एक्टिवेट क्या कर सकता है? मिसाल के तौर पर हीटिंग, अगर टेम्परेचर थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता है, या आप कह सकते हैं कि अगर इसको हीट किया जाए तो इसके अंदर एकदम से एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, जिसमें ये तैयारी करता है कि अब इसने जर्मिनेट करना है, इसने ग्रो करना है। या एक और भी मेथड हो सकता है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो ये है कि लेट्स से कि कोई बैक्टीरिया का एंडोस्पोर हमारी बॉडी के अंदर चला गया, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीजेंस बनाना शुरू कर देती, सॉरी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती। और उन एंटीबॉडीज़ को भी सेंस करके इस स्पोर के अंदर एक्टिवेशन शुरू हो सकती है। जैसे ही एक्टिवेशन शुरू होगी तो उसके बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उस जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, स्पोर जो है वो स्वेल कर जाएगा, थोड़ा-सा रप्चर करेगा, और उसके बाद जो स्पोर कोट होता है, वो थोड़ा-सा डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता-आहिस्ता देखते-देखते इसमें से एक आउटग्रोथ बनेगी, और आउटग्रोथ से वो जो बैक्टीरिया है वो बाहर आ जाएगा और एक एक एक्टिव बैक्टीरियम की शक्ल में वो दोबारा डेवलप करना शुरू कर देगा। तो ये जो सारा प्रोसेस था, इसके अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी देखी, और किस तरीके से जो जो डॉर्मेंट स्पोर्स हैं, जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ किस तरीके से दोबारा शुरू होगी, वो भी हमने डिस्कस किया। जी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस की मदद से बैक्टीरिया जो है वो नए जेनेटिक कम्बिनेशंस बनाते हैं, जिनको सिंपली हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी, और उसमें ये है कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो देख रहे हैं। जब हम इन बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक प्लाज्मिड भी होता है, और उस प्लाज्मिड के अंदर मुख्तलिफ जीन्स होते हैं। अब टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो सीखते जाइए ज़रा, कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद हो, और ऐसा प्लाज्मिड मौजूद हो जिसके अंदर एफ फैक्टर हो या एफ जीन्स हों, तो उनको हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या एफ प्लस बैक्टीरिया कह देते हैं, जो कि आपको पहला बैक्टीरिया यहाँ पर शो हो रहा है, जिसके अंदर प्लाज्मिड है, और ऐसा प्लाज्मिड है जिसको हम एफ प्लाज्मिड कह रहे हैं, मतलब इसके अंदर एफ फैक्टर मौजूद है, फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है। ये फर्टिलिटी फैक्टर बेसिकली क्या होता है? ये सेक्स पिलाई बनाने वाला फैक्टर होता है। मतलब कि जिस बैक्टीरिया के अंदर ये एफ फैक्टर मौजूद होगा, मतलब ऐसा प्लाज्मिड मौजूद होगा जिसके अंदर एफ फैक्टर होता है, वो सेक्स पिलाई डेवलप कर सकता है। अब वो बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, या प्लाज्मिड है लेकिन एफ फैक्टर वाला प्लाज्मिड नहीं है, उसको हम एफ माइनस बैक्टीरिया कहते हैं।
और ये जो प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का, ये हमेशा F+ और F- बैक्टीरिया के दरमियान में होगा। और याद रखिएगा कि जो F+ बैक्टीरिया होता है इसको डोनर बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है, और F- को रेसिपिएंट बैक्टीरिया भी बोलेंगे हम। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो F+ बैक्टीरिया है इसने अपने F फैक्टर होने की वजह से सेक्स पिलाई बनानी है, जो कि दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होगी, और उस पिलाई की मदद से ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्लाज्मिड वाला जेनेटिक मटेरियल है, इसको ट्रांसफ़र करेगा F- बैक्टीरिया के अंदर। और क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है F+ बैक्टीरिया, इसको डोनर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, इसको मेल बैक्टीरियम भी कहते हैं। और जो F- बैक्टीरिया है उसने रिसीव करना होता है तो उसको रेसिपिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसको फीमेल बैक्टीरिया भी कह देते हैं। अगेन, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर F फैक्टर वाला प्लाज्मिड होगा वो F+ बैक्टीरिया, और ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड है या नहीं है लेकिन F फैक्टर मौजूद नहीं है, उसको हम F- बैक्टीरिया कह देते हैं। अब सिंपली आप सेकंड डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि F+ बैक्टीरिया ने अपना जो सेक्स पिलाई है वो F- बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया है, और जब ये पिलाई जुड़ जाते हैं तो फिर हम इसको सेक्स पिलाई नहीं बल्कि कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इसी ब्रिज की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होना है। अब जब हम नया नया ये प्रोसेस पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसको देख रहे होते हैं, तो हमारे जहन में आता है कि F+ बैक्टीरिया जब अपना प्लाज्मिड F- बैक्टीरिया को दे देगा तो उसके पास क्या रहेगा। तो इसमें मेन कंसेप्ट आपने सीखना है कि प्लाज्मिड भी क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो दोनों स्ट्रैंड्स को वो ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि सिंगल स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसफ़र करता है। और इसके अंदर एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। अब उस रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के अंदर आप एरोस देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक स्ट्रैंड मतलब प्लाज्मिड का मूव कर रहा है F+ से F- के अंदर, तो जो स्ट्रैंड वहाँ पर मिसिंग है F+ के अंदर वो साथ साथ बनता जाएगा, और जैसे ही F- के अंदर वो एक स्ट्रैंड आएगा तो उस एक स्ट्रैंड को यूज़ करके दूसरा स्ट्रैंड बना लिया जाएगा। और इस तरीके से देखते ही देखते हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों के अंदर डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड जो है वो आ गया है, और ऐसा प्लाज्मिड आ गया जिसके अंदर F फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि इसका नतीजा ये निकला कि पहले हमारे यहाँ पर F+ बैक्टीरिया था और F- बैक्टीरिया है, लेकिन क्योंकि अब F+ बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पर, और उसके अंदर भी F फैक्टर आ गया है, तो इस वजह से अब वो F- बैक्टीरिया नहीं रहा बल्कि वो भी F+ बैक्टीरिया बन गया। और इस तरीके से हम एंड रिज़ल्ट देख सकते हैं कि पहले F+ F- था, लेकिन अब लास्ट के ऊपर हमें दोनों F+ बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये भी बात अभी याद रखिए कि कभी भी F+ के दरमियान में कॉन्जुगेशन नहीं होगी। मतलब ये जो दोनों बैक्टीरिया तैयार हो गए हैं, अब ये किसी नेक्स्ट F- को ही जेनेटिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपस में या किसी दूसरे F+ के साथ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का। लेकिन जैसे ही हम कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं HFR बैक्टीरिया या HFR सेल। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि HFR जो सेल है या बैक्टीरिया है उसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया। अब ये तैयार किस तरीके से होता है बस ये सीखिए आप। अब देखें, सबसे पहले ये राइट साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास F+ बैक्टीरिया है या F+ सेल है, जिसके अंदर एक क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम आप कह सकते हैं, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इसको जीनोफोर बोलना चाहिए, लेकिन बुक्स के अंदर इसको जो है वो आसानी के लिए क्रोमोसोम ही कह देते हैं। ठीक है। और एक मतलब कि DNA है, और एक रेड कलर के अंदर प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड भी कैसा, जिसके अंदर F फैक्टर मौजूद है, मतलब कि ये F+ सेल है। अगर इस F+ सेल के अंदर ये जो प्लाज्मिड है और DNA आपस में मिल जाएं, इंटीग्रेट हो जाएं, फ्यूज़ हो जाएं, तो इसी F+ सेल को हम HFR सेल कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बात हमें मतलब यहाँ पर सीखने को मिल रही है कि हमारे पास पहले एक सेल है, उसके अंदर DNA है और प्लाज्मिड है, वो अलग अलग पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये F+ सेल के अंदर वो जो DNA है और वो जो प्लाज्मिड है वो आपस में फ्यूज़ कर गए हैं, तो इसी को आप HFR सेल कह देते हो।
इसकी एक ख़ास बात है जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आपको बताऊंगा कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया इसको क्यों बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक और टर्म भी सीखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि पहले हमारे पास एफ प्लस बैक्टीरिया था जो कि रेड कलर का प्लाज्मिड और ग्रीन कलर का डीएनए शो कर रहा है। उसके बाद जी इंटीग्रेशन हो गई है, मतलब दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो इसको हम एच एफ आर कह देते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ये एच एफ आर जो है इसमें से प्लाज्मिड दोबारा से उतर कर तो अलहदा हो जाए, लेकिन उस उतरने के दौरान अगर प्लाज्मिड जो है वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स के साथ साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी थोड़ा साथ में ले आए, तो उसको फिर हम एफ प्लस नहीं बोलेंगे, उसको हम एच एफ आर नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके लिए एक नई टर्म हम करते हैं, उसे हम कहते हैं एफ प्राइम, जो कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि देखें डिसइंटीग्रेशन हुई, मतलब कि वापसी, मतलब प्लाज्मिड उतरना चाहा और प्लाज्मिड उतर गया, लेकिन उतरते उतरते वो रेड कलर का तो था लेकिन साथ में कुछ ग्रीन वाला पोर्शन भी अपने साथ ले आया, तो इसको हम कहते हैं एफ प्राइम बैक्टीरिया। ठीक है, आई होप सो कि पहली स्लाइड के अंदर हमने सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली हैं। एक एफ प्लस बैक्टीरिया होता है, एक एफ माइनस बैक्टीरिया होता है। अगर एफ प्लस बैक्टीरिया के अंदर ही डीएनए और प्लाज्मिड आपस में मिल जाएं तो उसको हम एच एफ आर बैक्टीरिया कह देते हैं। एच एफ आर बैक्टीरिया का मतलब ये है हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया। अब इसकी रीज़न मैं आपको नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने एफ प्राइम पढ़ा जो कि बहुत ही सिंपल था कि अगर एच एफ आर का जो प्लाज्मिड है वो उतरना चाहे और उतरते हुए वो साथ में कुछ डीएनए का पोर्शन भी अपने साथ मिला ले, तो उसको हम एफ प्राइम कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है और वो ये है कि जो एच एफ आर सेल है, ठीक है, ये जो एच एफ आर सेल है, अगर ये कंजुगेशन करे तो फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। ये जब एच एफ आर सेल यहाँ पर, क्योंकि इसके पास एफ फैक्टर है, तो ये एक पिलाई बना लेगा, पिलाई बनाकर ये किसी भी एफ माइनस बैक्टीरिया के साथ जोड़ देगा, कंजुगेशन ब्रिज बना लेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। अब इसमें इस तरीके से होता है कि ये अपना पूरा डीएनए और प्लाज्मिड क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में है, तो अपना पूरा स्ट्रक्चर ये उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आप खुद ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि एफ प्लस में तो सिर्फ प्लाज्मिड जाता था, इसके अंदर प्लाज्मिड भी जा रहा है और साथ में डीएनए वाले सारा मटेरियल भी जा रहा है, तो इस वजह से इस केस के अंदर रिकम्बिनेशन ज़्यादा होती है, तो इसको हम कह देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया कह देते हैं। इसी बात को हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सीख लेते हैं। अब पहली जो पैराग्राफ बनाया या पहला पॉइंट बनाया उसे उसके अंदर यही बताया गया है कि मेल बैक्टीरिया कौन सा होगा, फीमेल बैक्टीरिया कौन से होगा। जो मेल बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ऐसा प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर एफ फैक्टर होता है, फर्टिलिटी फैक्टर या जीन्स मौजूद होते हैं, और हमेशा एफ प्लस बैक्टीरिया और एफ माइनस बैक्टीरिया के दरमियान में ही कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होना है। और जब एफ प्लस बैक्टीरिया एफ माइनस बैक्टीरिया को जीन ट्रांसफ़र कर देता है, एफ फैक्टर वाले जीन्स ट्रांसफ़र कर देता है, तो एफ माइनस बैक्टीरिया भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ प्लस बैक्टीरिया के अंदर हो जाता है। और कभी भी कॉन्जुगेशन एफ प्लस बैक्टीरिया और एफ प्लस बैक्टीरिया के दरमियान में नहीं होगी, बल्कि कॉन्जुगेशन हमेशा एफ प्लस बैक्टीरिया और एफ माइनस बैक्टीरिया के दरमियान में होती है। उसके बाद यही एच एफ आर बैक्टीरिया कैसे बनता है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी गई है कि अगर एक ही बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो है और प्लाज्मिड आपस में मिल जाते हैं तो वो एच एफ आर बैक्टीरिया बन जाएगा। या अगर कॉन्जुगेशन भी हो, मिसाल के तौर पर इसको सीखिए ज़रा, आपने इमेजिन करना है कि एक बैक्टीरिया है एफ प्लस बैक्टीरिया, वो अपना प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। अब एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जाकर वो प्लाज्मिड प्लाज्मिड में नहीं रहता बल्कि उसके डीएनए के साथ जुड़ जाता है, तो वो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया भी किसके अंदर चला जाएगा, एच एफ आर की फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कि दोनों तरीके से एच एफ आर बैक्टीरियम जो है वो तैयार हो सकता है। और अगेन अगर वो एच एफ आर जो बैक्टीरिया है, अगर उसका जो प्लाज्मिड है वो उतरना चाहे और साथ में बैक्टीरियल जो डीएनए है उसके भी जीन्स साथ में लेकर उतर जाए, तो उसको हम एफ प्राइम बैक्टीरिया कह देते हैं। और जब भी एफ प्राइम बैक्टीरिया किसी एफ माइनस बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो वो एफ प्राइम बैक्टीरिया ही बनाएगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब वो अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसमें प्लाज्मिड के साथ साथ बैक्टीरियल जीन्स भी वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और जब बैक्टीरियल जीन्स ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो भी ऑटोमेटिकली एफ प्राइम ही बनेगा। ठीक है, इसमें मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हों आपके
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वरना हमने क्लास के अंदर तो डिस्कशन करनी है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर्स हम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।